अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के एक्शंस के ऊपर। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि 2018 में हुआ। हम इसके अलावा बात करेंगे CFT की, AML की। नोट कर लीजिए आप अभी स्टेज के ऊपर ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कि CFT जो है इससे मुराद है काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, या इसको आप काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। उस सूरत में आप इसको CTF कहेंगे। और जो AML है ये है, इससे मुराद है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और जहाँ पर ML लिखा हो वहाँ पे उससे मुराद है मनी लॉन्ड्रिंग। और जहाँ पर अगर लिखा हो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म TF या FT लिखा हो तो आपने उससे मुराद ये लेनी है कि इससे मुराद है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म या टेररिज्म फाइनेंसिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। इसमें 35 स्टेट्स इसकी मेंबर हैं और इसका मकसद जो है वो ऑब्वियसली ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में टेरर फाइनेंसिंग को बैटल करना था, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग करनी थी, ताकि जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको पैसा ना मिले, उनको फंडिंग ना मिले, उनके जो रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं उनको कट किया जाए। और रेवेन्यू के स्ट्रीम्स को काट के, चूँकि ये जो रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं ये इस तरह की टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सर्वाइवल का सोर्स है, इन्हीं की बेस के ऊपर ये इनकी ग्रोथ होती है, ये प्रॉप करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं और फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्शंस करते हैं, वायलेंस के एक्ट्स कमिट करते हैं। तो इसीलिए इस मकसद के लिए इसको बनाया गया। बुनियादी तौर पे दो मकसद थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये टास्क फोर्स जो है वो काम करती है थ्रू सेल्फ अप्रेजल्स और शेयर्ड असेसमेंट्स के लिए। इसमें क्या है, कुछ इसके इंटरनल स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम करते हैं AML और CFT का, और असेस करते हैं इनके अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कंप्लायंस के। मेंबर स्टेट्स जो FATF ने रूल्स दिए हैं, जो रिकमेंडेशंस दी हैं, मेंबर स्टेट्स कितना उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि किसी एक मेंबर स्टेट के अंदर अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप है या वहाँ से पैसा मनी लॉन्डर होकर किसी इस तरह के ग्रुप को जा रहा है, तो वो जो स्टेट है वो FATF की रिकमेंडेशंस को या FATF के रूल्स को या उसके प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो कर रही है, कितनी कंप्लायंट है, ये बात देखी जाती है। इट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी अदर देन सस्पेंडिंग मेंबर नेशंस दैट निगलेक्ट टू फॉलो इट्स रूल्स। तो इसके पास चंद एक टूल्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है। दूसरा एक्शन यही होगा जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया या ब्लैक लिस्ट कर दिया। नुकसान इससे ये होता है कि जब आपको ग्रे लिस्ट कर दिया जाए या ब्लैक लिस्ट में अगर आपका नाम शामिल है तो ये उससे भी सीवियर है। ग्रे लिस्टिंग से ज़्यादा जो सीवियर है वो ब्लैक लिस्टिंग है। तो ब्लैक लिस्टिंग में अगर आपका नाम शामिल कर दिया जाता है तो आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, आपके जो मुल्क के बैंक हैं उनके साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल बैंक्स नहीं करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके मुल्क के बैंक्स के साथ, आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे। इफेक्ट किसके ऊपर होगा? आपके मुल्क की ट्रेड के ऊपर इफेक्ट होगा, आपके मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होगा। FATF जो है ये है, इसका जो ये OECD के हेडक्वार्टर्स में पेरिस में बुनियादी तौर पे ये वहाँ पे बेस्ड है, वहाँ पे काम करती है, लेकिन ये OECD का पार्ट नहीं है। अब मैं FATF के एजेंडा की बात करता हूँ। FATF बुनियादी तौर पे जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, इसके 6 एरियाज के ऊपर काम करता है। पहला ये काम करता है कि ये रिकमेंडेशंस देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से मुतल्लिक। दूसरा इनका काम है ये है कि ये हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस को जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग का अंदेशा कहाँ है, और कोऑपरेटिव कौन सी रिजीम्स ऐसी हैं या कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड जो है इसका वो है फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। अब इसमें जो प्रोलिफरेशन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गई, स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं, उनकी जो प्रोलिफरेशन है उसको अगर फाइनेंस कर रहा है कोई कंट्री तो उससे मुतल्लिक जो FATF चेक रखता है। फोर्थ इनका है कि ये म्यूचुअल इवेल्युएशंस कैरी आउट करते हैं, ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से मुतल्लिक। मेथड्स और ट्रेंड्स बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि किस तरह से आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको कन्फ्रंट करें, किस तरह से कैटर करें। जो लास्ट इनका काम ये है कि करप्शन के खिलाफ जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर करप्शन हो रही है किसी एक मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम में तो वहाँ पर पैसा लॉन्डर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। जो ब्लैक मनी है वो थ्रू आउट इसी तरह से
जो ऑफशोर कंपनीज के थ्रू होगा, या फिर जो है वो ब्लैक मार्केट में हवाला और हुंडी के सिस्टम के थ्रू से वो मुल्क से फ्लाउन आउट कर जाता है और आपके मुल्क की नेशनल या फॉर्मल इकोनॉमी का कभी पार्ट नहीं बनता। जब वो फॉर्मल इकोनॉमी में डॉक्यूमेंट नहीं होता और फिर वो पेपर्स में भी शो नहीं होता, पेपर में शो नहीं होगा तो उसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का जो पैसा है जो इस तरह ऑफशोर कंपनीज के थ्रू कहीं पे आप स्विस बैंक में जाके कहीं पे लगा देंगे, स्विस बैंक में पड़ा होगा, या फिर आप लंदन की रियलिटी स्टेट जो मार्केट है वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ खरीद लेंगे, या फिर आप पैलेसेस खरीद लेंगे, या फिर आप जो है वो कहीं पे शुगर मिल्स एस्टेब्लिश कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे जो ब्लैक मनी है जो आपने करप्ट करके इकट्ठा किया है, करप्शन करके इकट्ठा किया है, वो मुल्क से फ्लो आउट कर जाता है। अब देखिए इससे नुकसान ये होता है कि जिस मुल्क से पैसा फ्लो आउट कर जाता है वहाँ पर ये ऐसा पैसा है जो कि उस मुल्क के अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करके, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स लाइक लेबर वगैरह, लैंड है, उनको इस्तेमाल करके ये पैसा पैदा हुआ है। और ये जो प्रॉफिट है, ये जो सारा पैसा है, ये सिर्फ चंद एक हाथों के पास आ जाता है और फिर वही लोग इस पैसे के ऊपर तो चाहिए था उनको कि टैक्स भी देते, डॉक्यूमेंटेशन करवाते उसकी, लेकिन वो लोग इसको कभी शो नहीं करते और उसके बाद फिर हवाला और हुंडी के निज़ाम के थ्रू या ब्लैक मार्केट्स के थ्रू उसको मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और जो फॉरेन ऑफशोर कंपनीज हैं या फिर फॉरेन इस तरह की जो डेस्टिनेशंस हैं, इस तरह के जो हेवन्स हैं ब्लैक मार्केटिंग के पैसे के लिए, मिसाल के तौर पे यूएई में बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग का पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट्स होती है। लंदन की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटेड मनी जो है, जो लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो यहाँ से फ्लो आउट करता है या बाकी कंट्रीज से करता है, इस रीजन में तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, तो वो वहाँ पर पैसा लगाया जाता है। नुकसान ये होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा से उसी डेवलपमेंट के क्रंच का शिकार रहते हैं, क्योंकि उनके पास कभी इतनी इन्वेस्टमेंट या कभी इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो अपने मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको फाइनेंस कर सकें। तो इससे एक से ज़्यादा नुकसान आते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं ये जनरली तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक है, लेकिन हमारा फोकस पिन पॉइंटेड जो है वो फाटफ की पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग करने से मुतल्लिक है। इसमें फिर हम बुनियादी तौर पे आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है इससे मुतल्लिक पाकिस्तान जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो हम पाकिस्तान के केस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिए, पाकिस्तान जिस रीजन में है इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। अब आप ये बात देख लें, राइट फ्रॉम 1980s यहाँ पे पाकिस्तान का जो रोल रहा है इस रीजन में, स्पेशली अफगानिस्तान का जो जहाद था उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद से अगर पिछले 30-40 सालों में दुनिया में किसी एक कंट्री की पॉलिसीज़ ने दुनिया की ओवरऑल पॉलिसी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि वो मुल्क पाकिस्तान है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान के वॉर थिएटर में जो एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान ने किए तो वहाँ से जो इस्लामिक इंसर्जेंसीज़ हैं या वहाँ से जो इस्लामिक जिहाद है या वहाँ से जो इस तरह के इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको अब हम टेररिस्ट कहते हैं, उनको ये एक नया फेनोमेनन मिल गया कि आप प्रॉक्सी वार्स के थ्रू इस तरह से एक ही वक्त में अक्रॉस द कंटिनेंट्स, अक्रॉस द नेशंस, ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब उसमें जो ऑपरेशन के मोड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। मैं यहाँ पे टेररिज्म की टैक्टिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मोड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। उसमें आप जो है वो ड्रग्स की पेडलिंग में भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें आप जो है वो नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, आप ओपियम कल्टीवेशन करेंगे, उसमें आप जो है वो आर्म्स की स्मगलिंग करेंगे, उसमें आप जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए, क्राइम का, टेररिज्म का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, दोनों का चोली दामन का साथ जो कहते हैं इनका इस तरह का रिलेशन है। तो पाकिस्तान को जो ये जो रीजन इसमें आता है पाकिस्तान, इसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। पाकिस्तान करीब है ईरान के, अफगानिस्तान के, इंडिया के। अब ये तीनों ममालिक जो हैं वो इंडिया हो या फिर इनको एक तो इंस्टेबिलिटीज़ हैं, इनके अंदर इंसर्जेंसीज हैं और इनको टेररिज्म के मसले का सामना भी है। अब मसले का सामना होने का ये मतलब नहीं है कि ये कंट्रीज़ इनोसेंट्स हैं या ये कंट्रीज़ या ये स्टेट्स इनोसेंट्स हैं। बाज़ दफ़ा इन्हीं स्टेट्स ने अपनी ज़ाती अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए बाकी ममालिक की सिक्योरिटी को इसी प्रॉक्सी वार का जो गोरख धंधा है उसमें फंसा के
उनकी सिक्योरिटी को मुतासर करने की कोशिश की है। और ऑब्वियसली जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आई होप आप मेरे साथ कैच कर रहे होंगे कि मैं क्या, मेरी बात करने का मकसद क्या है। बॉर्डर्स इनके पोरस हैं तो आराम से इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन होती है। इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन होती है तो पैसे को भी आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है। अब जो लोग क्रिमिनल्स हैं या जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि इस तरह के पोरस बॉर्डर्स के थ्रू, चाहे मनी जो है वो ड्रग्स से आ रहा है या क्राइम से आ रहा है, एक्सटॉर्शन से आ रहा है, कराची में आपको पता है कितने एक्सटॉर्शन के वाकयात होते रहे हैं, या फिर आप अफ्यून या हीरोइन बेच के अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप पोरस बॉर्डर्स के थ्रू उसको अफगानिस्तान में मूव कर जाएं, अफगानिस्तान से उसको ईरान में मूव करें, या बलूचिस्तान से उसको ईरान में ले जाएं, ईरान से उसको जो है वो सेंट्रल एशिया में या मिडिल ईस्ट में ले जाएं, और वहाँ से आप फर्दर उसको यूरोप की तरफ भेज दें। तो इस तरह से पैसा जो है वो यूरोप में उन डेस्टिनेशंस के ऊपर पहुँच जाता है अनटेस्टेडली और बिल्कुल चेक हुए बगैर, जहाँ पर फिर इस तरह के जो अनासर हैं वो उसी पैसे को या उसी रुकून को जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। बहरहाल मौजू से हटने की कोशिश करते हैं कि हम मौजू से ना हटें। तो स्मगलिंग इसमें इन्वॉल्व है, रिश्वत का पैसा इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म का इनके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अब जो अफगानिस्तान में मैं अगर बात करूं तो तालिबान की हम बात कर लेते हैं। तो तालिबान ने ये जो ओपियम कल्टीवेशन है इसको पैट्रनाइज किया है, बिकॉज इस तरह के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको पैसा चाहिए। और उसामा बिन लादेन के मरने के बाद और अलकायदा का जो ग्लोबल लेवल के ऊपर नेटवर्क था वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद इनके बहुत सारे, और साथ साथ ये फाटफ और इस तरह के जो इंटरनेशनल रिजीम्स हैं, इनके एक्शंस के बाद जब अलकायदा को और जो तालिबान को इनको अपने फंडिंग के जो स्ट्रीम्स हैं वो बंद होते नजर आए और इनके फंडिंग के सोर्सेज कम हो गए, और अफगानिस्तान में फिर उस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट भी उनकी नहीं थी जैसे पोस्ट 2001, जैसे प्री 2001 अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। तो उसके बाद से फिर इनको इस तरह की जो अल्टरनेटिव एवेन्यूज हैं रिसोर्सेज के फाइनेंसिंग के, उनकी तरफ देखना पड़ता है। अगर आप इस्लामिक स्टेट की तरफ देखें तो इस्लामिक स्टेट को सीरिया में सस्टेन करने के लिए इस्लामिक स्टेट रिलाई कर रहा था सीरिया और इराक में वहाँ की जो फॉसल फ्यूल्स की प्रोडक्शन है या वहाँ के पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे। उसी पेट्रोल को वो ब्लैक मार्केट में बेचते थे और उससे वो डेली मिलियंस का रेवेन्यू हासिल करते थे, मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का, और उसी रेवेन्यू से फिर वो अपनी पूरा कैलिफेट का निज़ाम चला रहे थे। तो यही बात आप शबाब की कर लें या बोको हराम की कर लें या पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कर लें या BLA, BRA, BLF इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स की बात कर लें, इंडिया में बोडोज़ की बात कर लें या इंडिया में नागाज़ की बात करें, किसी की भी बात करें, इस तरह का जो टेररिस्ट आउटफिट है या मिलिटेंट विंग है या फिर लिबरेशन, आप उनको लिबरेशन फाइटर्स कह लें, जो भी आप उनको कहें, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस वायलेंट मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं। इनके लिए जो फंडिंग के स्ट्रीम्स हैं वो इसी तरह से जनरेट होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफिशियल्स इसमें होती हैं। ऑब्वियसली अगर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व ना हो, पैट्रनाइज ना करें, तो फिर जो है वो इतना अनचकली और इतना अनब्राइडेडली ये एक्शंस नहीं हो सकते। आई वुड सजेस्ट यू कि आप पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है बलूचिस्तान में, वहाँ पे जो ईरान से पेट्रोलियम की या ऑयल की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, वो एक ट्रक के थ्रू होती है जिसको जम्बाल ट्रक कहते हैं। इस पे अकबर नोतज़ई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर लिखा था, मैं रेकमेंड करूँगा, डॉन में तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है कि आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से स्टेट ऑफिशियल्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मनी इनटू लेजिटिमेटली अर्नड मनी प्लस टैक्स हेवन। तो आप ब्लैक मनी को मुल्क से बाहर भेज देते हैं और फिर जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर वो वही बात है कि जो काला धन है उसको आप सफ़ेद धन में तब्दील कर लेते हैं। तो ये होता किसके थ्रू है? ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होता है। और टैक्स इवेड आप कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ से आपने मनी अर्न किया, अर्न यहाँ से किया, यहाँ पे आपने शो नहीं किया, उसको आपने इस तरह के जो बैक चैनल मीन्स हैं उनके थ्रू आपने मुल्क से बाहर ले गए आप उनको, और वहाँ पे आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉपर्टी बना ली। वो प्रॉपर्टी आपने अपने नाम के ऊपर बनाई या ऑफशोर कंपनीज के थ्रू अनडिटेक्टेडली आपने कोई कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टीज जिनको कहा जाता है, ये पानामा का जो केस हुआ था उसके बैकग्राउंड में ये सारी न्यूज़, ये सारी बातें आप सुनते रहे होंगे। हुंडी हवाला जो है ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली, पाकिस्तान में भी, सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में, चूँकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से मुतल्लिक स्पेशली ये हुंडी हवाला बहुत इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम में होता क्या है,
एक मनी एक्सचेंज की तरह से काम करता है। अगर एक जो है मेरा भाई पेशावर में बैठा हुआ है और मैं कराची में बैठा हूँ, तो आप पेशावर में जो है वो मेरे भाई को, पेशावर में आप मेरे भाई को अगर 50 करोड़ रुपया देते हैं तो मेरा भाई आपको एक चिट देगा। वो चिट आप कराची में आके, आपके पास अब सिर्फ एक चिट है, पैसा नहीं है, आप कराची में आके वो चिट मुझे दिखाते हैं, मैं वो चिट देख के मैं देखूंगा कि हाँ मेरे भाई के पास आपने पैसा रखवाया है, तो वहाँ पे मैं आपको कराची में 50 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो इस तरह का जो निज़ाम है उसको हवाला या हुंडी का, तो एक एक्सचेंज का नेटवर्क है। लेकिन आप देख लें फॉर्मल बैंकिंग के एवेन्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हैं ही नहीं। आप जो फॉर्मल बैंकिंग के चैनल्स हैं कि जिनमें जब पैसा आएगा तो वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, आप उनको इवेट कर रहे हैं, आप उसको बाईपास कर रहे हैं। जब आप उसको बाईपास कर रहे हैं तो ना तो आप स्टेट के टैक्स नेट में आएंगे, ना ही आप बैंकिंग चैनल्स में किसी भी जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी है उसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब वो पैसा इस मुल्क में क्रिएट हुआ है या इस मुल्क में बाहर से कहीं आया, स्मगल होकर जैसे भी आया है, क्राइम से आपने इकट्ठा किया है या ड्रग्स से इकट्ठा किया है, वो पैसा जो है वो जब मुल्क से फ्लो आउट करता है तो साथ जो है वो मेहनत भी फ्लो आउट कर जाती है कि जो उसको प्रोड्यूस करने में लगी थी। तो इसलिए जो करप्शन है, इसीलिए करप्शन का और अंडर डेवलपमेंट का बड़ा क्लोज लिंक है। तो सो नीदर द गवर्नमेंट नॉर द इकोनॉमी सीज द एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज किसी को पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान में गवर्नमेंट हैज बैंड दिस प्रैक्टिस ऑफ हवाला हुंडी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एनुअल करेंसी थ्रू हवाला हुंडी इज अराउंड 15 बिलियन US डॉलर्स। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इन पाकिस्तान जो टेरर फाइनेंसिंग है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद एक्सटर्नल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, CIA USA की है, यहाँ पे बेस्ड है, अमेरिकन एम्बेसीज में बेस्ड के CIA ऑपरेट करती है। अफ़गानिस्तान की खाद जो उनकी है और NDS जिसको कहते हैं नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, और मुसाद है। कुलभूषण यादव का केस टिपिकल एग्जांपल है जो आपने जहन में रखना है इस बात की सब्सटेंशिएशन में। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या कोई इम्पैक्ट है, इसको हम एनालाइज करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अभी जो है वो हम अपने टॉपिक के कोर में इंटर हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी पहली वीडियो की लेंथ के एंड की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर रोकूंगा। एक ब्रेक के बाद अगली वीडियो में इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।